Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you समास. पिछले क्लासों में हमने समास की परिभाषा, समास के प्रकार या भेद और उसमें से एक नंबर समास जो बताए थे अव्ययी भाव, उसकी परिभाषा और पहचान इत्यादि के बारे में मैंने बताया था. बाकी जो 6 हैं उसमें से 3 या 4 आज हम बता रहे हैं, फिर अगले क्लास में बताया जाएगा. तो समास में मैंने बताया था परिभाषा में, याद कीजिए, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो एक नया पद बनता है. इस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. याद है? समास के भेद मैंने 7 भेद बताया था आपको. 7 प्रकार के समास होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, नय. इस प्रकार के समासों में मैंने पहला समास अव्ययी भाव बताया था. याद आया? तो आइए शुरू करते हैं हम. फिर दूसरा नंबर से, एक नंबर बता दिए हैं, दूसरा नंबर शुरू करते हैं हम. वह है द्वंद्व समास. ठीक है? लिसन टू मी. द्वंद्व समास किसे कहते हैं? शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी समास का पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास का उत्तर पद प्रधान होता है, किसी समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, किसी समास का दोनों पद प्रधान होता है. आदि बातें हमने आपको बताई थी. याद है? तो आइए शुरू करते हैं. 2 नंबर, द्वंद्व समास. द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ठीक है? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो, विग्रह करने पर और या जैसे योजक शब्दों का या चिन्हों का प्रयोग हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं. ध्यान दीजिएगा. जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर, मतलब तोड़ने पर, विग्रह करने पर और या योजक शब्दों का प्रयोग हो, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं. जैसे माता पिता, माता और पिता, विग्रह जब हमने किया तो हुआ माता और पिता. आइए देखते हैं. योजक शब्दों का प्रयोग है, जैसे नर नारी. यहाँ पर हाइफन जो दिया हुआ है, नर और नारी के बीच में जो हाइफन दिया हुआ है, हाइफन, उसी को कहते हैं योजक चिन्ह. या जब हम इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो हो जाएगा नर और नारी, यानी और जो है यहाँ योजक शब्द है, यानी योजक चिन्ह ए बोलेगा हाइफन और शब्द बोलेगा ए और. ठीक है ना? तो अभी हमने आपको बताया कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और या जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं. जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में हाइफन है, यानी योजक चिन्ह है. अब विग्रह जब हम इसका करेंगे
तो हो जाएगा माता और पिता। इसमें और जो है योजक शब्द है। बात समझ आ गई। इसी तरह होता है दिन रात, मतलब दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि, ठीक है ना। उसके बाद में होता है खरा खोटा, मतलब खरा या खोटा। बात समझ में आ गई। अब हम फिर अगला समास है द्विगु समास, द्विगु समास। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो, संख्या मतलब 1 2 3 5 7 10, ठीक है ना। तो जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए या समाहार का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समस्त पद अभिग्रह त्रिलोक, त्रिलोक। देखिए परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समाहार का बोध करावे, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है त्रिलोक, त्रि का अर्थ होता है 3, ठीक है ना। विग्रह हो जाएगा 3 लोकों का समाहार। दूसरा है नवरात्र, 9 रात्र, 9 रातों का समूह। तीसरा है दोपहर, 2 पहर मतलब 2 पहरों का समाहार। पहर मतलब वही 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, इसी को पहर बोला जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपने जाना द्विगु समास किसे कहते हैं, ठीक है। उदाहरण भी हमने आपको बता दिया। थर्ड नंबर आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। आइए परिभाषा देखते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण, ध्यान से सुनिए, जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पहला पद विशेषण, उदाहरण में देखिए लाल टोपी, लाल जो है एडजेक्टिव वर्ड है यानी विशेषण है, ठीक है। दूसरा पद विशेष्य यानी टोपी जो है यहाँ विशेष्य है। लाल टोपी का मतलब हुआ लाल है जो टोपी, लाल टोपी का मतलब हुआ विग्रह करने पर लाल है जो टोपी। दूसरा है नील गगन, नीला है जो गगन, गगन मतलब आकाश, नीला है जो गगन। अगला है का पुरुष, कायर है जो पुरुष। अगला है नील गाय, नीली है जो गाय। यानी आपने देखा लाल, नीला, कायर, ठीक है ना, ये सभी क्या है, ये सारे शब्द जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण हो, तो यही पूर्व पद विशेषण हो गया। और फिर कहता है दूसरा पद यानी दूसरा पद टोपी जो है या विशेष्य है, विशेष्य हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब दूसरा कहता है एक पद उपमान, मतलब उपमान का मतलब विशेषण हुआ और उपमेय का अर्थ भी विशेष्य हुआ। तो एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ कहता है मुख चंद्र,
मुख रूपी चंद्र। दूसरा है चरण कमल, चरण कमल यानी कमल के समान चरण। तीसरा है नरसिंह, नर रूपी सिंह। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा द्वंद्व समास, परिभाषा और उदाहरण, द्विगु समास, परिभाषा और उदाहरण। उसके बाद में आपने पढ़ा कर्मधारय, परिभाषा और उदाहरण। एक और समास है लास्ट में है बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, अब इसको हम देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या है। बहुव्रीहि समास, जिस समासिक शब्द का न पूर्व पद प्रधान हो और न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता हो, यानी तीसरा पद, अन्य पद मतलब तीसरा पद। तो जिस समासिक शब्द का न पहला पद प्रधान हो, न बाद वाला पद प्रधान हो, न पूर्व पद प्रधान हो, न उत्तर पद प्रधान हो। आइए ध्यान से सुनते हैं। जिस समासिक शब्द का न पूर्व पद प्रधान हो और न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता हो, या उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन है जिसका वह, अर्थात रावण। यहाँ न दशानन 10 जोड़ आनंद, 10 भी प्रधान नहीं है, आनंद भी प्रधान नहीं है, समस्त पद यानी दशानन यानी तीसरा पद बनाता है रावण। ठीक है ना, तो विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है आपका अर्थात, जिसके बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, तो मैंने बताया कि जिस समासिक शब्द का न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया दशानन, 10 जोड़ आनंद दशानन होता है, तो 10 आनन है जिसका तीसरा पद बनेगा अर्थात रावण। इसी तरह लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। श्वेतांबरा, श्वेत अंबर है जिसका वह, श्वेत मतलब सफेद, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, सफेद कपड़ा है जिसका वह अर्थात सरस्वती। ठीक है ना, उसके बाद में चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा। तो ऐसे ऐसे शब्द जो हैं वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज आपने 4 समास के बारे में पढ़ा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। 2 समास और बच जाते हैं आपको, एक आता है तत्पुरुष समास और दूसरा बचा हुआ है नए समास। इसको फिर हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप स्टडी करेंगे, ध्यान में बैठाएंगे और याद करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि समास जो हमने अभी आपको बताया पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो बाकी जो है फिर बाद में बताया जाएगा। जो 2 समास बच गए हैं, तत्पुरुष समास और नए समास, उसको हम बाद में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं।